हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे क्लास 9 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी हो, छोटे छोटे पार्ट से बनता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है, जिसे हम सेल कहते हैं। और ये सेल जो होता है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तब वो टिश्यूज़ बनते हैं, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तब वो ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि है हमारा ह्यूमन बॉडी। सो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे लाइफ की शुरुआत ही सेल से होती है। सेल ही हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। That's why cell is the fundamental unit of life. It can be considered as the smallest unit of all living organisms. जैसे मैंने बोला था कि पहले सेल से ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के डिवीज़न की शुरुआत होती है। सेल से फिर वो बनते हैं टिश्यूज़, सेल से फिर वो बनते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं वो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है ये है हमारा ह्यूमन बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से सेल से ही हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। दैट्स वाई सेल इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोशिकाएं होती हैं, वो छोटी से छोटी इकाइयां होती हैं जहां से एक प्राणी के जीवन की शुरुआत होती है। इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आप इन टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। इट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है उसके बनने की शुरुआत सेल से ही हो जाती है। बिकॉज होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सेल, क्योंकि बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा शरीर जो एक ऑर्गेनिज्म का होता है वो सेल का बना हुआ होता है। It is known as the functional unit of life because all functions regulates inside the cell, and all also because all those functions which are essential for life occurs inside each cell too. देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जितने भी फंक्शनल यूनिट हैं हमारे बॉडी में जो कि हम सेल कहते हैं, सब फंक्शन सेल के अंदर होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, और इसी से ही हमारे जीवन जीने की जो शैली है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करने का काम ये करते हैं। सो गाइस, अभी हमने देखा कि सेल क्या होता है, तो सेल को हमने पढ़ा, लेकिन इसको किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो आज हम सेल के हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल। 1665 की बात है। एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इसका मतलब कि एक वृक्ष की एक लकड़ी के टुकड़े को एग्जामाइन करते हुए अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने देखा कि उस कॉर्क में कुछ उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनीकॉम्ब जैसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे उन्हें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जहाँ पे आपने तो देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, और उन्हीं बॉक्सेस को, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बोला कि वो क्या होते हैं? सेल होते हैं। वो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं उन्हीं को उन्होंने सेल का नाम दिया।
और लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है एक लिटिल रूम। सो गाइस, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स, सेल को लेके कुछ फैक्ट्स, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि 1665 में सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था बाय यूजिंग ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद क्या होता है, 1674 में एंटोन वेन लेवेनहॉक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया, एक सिंगल लेंस को लेके। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। न्यूक्लियस क्या है हम सेल ऑर्गेनेल्स में डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बेसिक इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर ये एक सेल होता है सपोज, तो अंदर में एक मिडिल पार्ट होता है सेल का, सेंट्रल पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। पुरकिंजी coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। 1839 में पुरकिंजी ने सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड सेल के अंदर रहता है, उसका टर्म निकाला। 1838 में और 1839 में स्लीडन एंड स्कवान, ये दोनों बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, सब किसके बने हुए रहते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। तो सेल क्या है, सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्लीडन एंड स्कवान ने जो सेल थ्योरी दी, उसमें उन्होंने क्या बताया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी पौधे, जितने भी जंतु होते हैं, सब सेल से बने हुए होते हैं, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर 1855 में वर्च्यू फर्दर एक्सपांडेड बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 1855 में वर्च्यू ने उस सेल थ्योरी को एक्सपांड करते हुए कहा, जिस सेल थ्योरी को स्लीडन और स्कवान ने बनाया था, उसको उन्होंने एक्सपांड करते हुए बोला कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है कि एक सेल होता है, उसका डिवीजन होता है और उससे दो सेल का जन्म होता है। तो ये जो दो सेल बने, ये पुराने सेल से बने, तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, जो पुराना सेल है, इसको प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी सेल से ही नए सेल का उद्भव होता है। फिर 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। सो गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो आज हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारी दुनिया में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, तभी ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना ईजी हो गया। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपने सेल के बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूट हैं। क्या क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं, जो कि वन सेल के बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। और ये जो सिंगल सेल से बने होते हैं, इनमें यही सिंगल सेल उनका जितना भी फंक्शन है वो कैरी आउट करता है। जैसे कि खाने का फंक्शन भी वो करेगा, रिप्रोड्यूस करने का फंक्शन भी वो करेगा, वेस्ट हो उसको निकालने का फंक्शन भी वो करेगा, या मूवमेंट दिखाने में हेल्प करने का फंक्शन भी एक ही सेल करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें एमोएबा और बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। सो गाइस, अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो
मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं। और जैसे कि उनका जो सेल होता है वो अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेवर डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेवर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में आपने देखा कि एक सिंगल सेल सारा का सारा फंक्शन कर रहा था, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा कि सेल अलग अलग पार्ट में अलग अलग ऑर्गन बनेंगे, अलग अलग टिश्यू बनेंगे, जिनका काम अलग अलग होगा, वो अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमंस के केस में, जैसे हमारा हार्ट, ये भी सेल से बना हुआ है, लेकिन इसका काम है ब्लड पंपिंग करना थ्रू आउट द बॉडी। लंग्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन में लंग्स हमको मदद करता है। वैसे ही किडनी का काम क्या है, वो ब्लड फिल्टरेशन करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी मल्टी सेलुलर बॉडी है, ह्यूमंस का बॉडी। उसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर जो करता है एक ही सिंगल सेल करता है। जैसे दोस्तों हमने अभी डिफरेंस देखा बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफरेंस बताया। लेकिन जब मल्टी सेलुलर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेल्स ह्यूमन या फिर एनिमल्स बॉडी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उनके बारे में, उनके शेप और साइज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे शेप और साइज के आधार पे, उनके बेसिस पे डिफरेंट सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। आपने तो जाना होगा, सुना होगा कि हमारा जो ब्लड होता है वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इससे बना होता है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लड सेल्स हैं ये कैसे स्फेरिकल हैं अपने शेप में। ये हमारे स्किन सेल्स हैं, हमारे स्किन सेल्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारे बोन सेल्स हैं। उसके साथ साथ ये हमारे कोलमनर एपिथेलियल और गॉबलेट सेल्स हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे कार्डियक मसल सेल्स का डायग्राम आप देख सकते हैं, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये हमारे स्केलेटल मसल सेल्स हैं, जो कि हमारे स्केलेटन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, हमारे मसल्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, मांसपेशियों में, उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल आपको दिख रहा है, एलोंगेटेड सेल, जो कि है न्यूरन या जिसे नर्व सेल कहा जाता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारे बॉडी में करवाता है। जैसे दोस्तों हमने डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझा था कि कैसे करके हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, वो अपना मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो इनके पास कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और यही कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वो रेस्पायर कर सकते हैं, उनमें वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं। दिस आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों है, क्योंकि ये मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। एंड दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट है, हमारा हृदय है, हमारा दिल है, जो कि क्या करता है, ब्लड पंप करता है बॉडी थ्रू आउट। उसके साथ साथ हमारा जो स्टोमक है वो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ब्रेन पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, लंग्स पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं।
और इनका फंक्शन अलग अलग होता है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी तो कुछ ऐसे उसका ऑर्गन होना चाहिए जो कि अलग अलग फंक्शन कर सके उसके लिए। वैसे ही सेल के बॉडी में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो अपने एक स्पेसिफिक फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर नए नए मटेरियल्स बनाना, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकाल देना, ये सब काम होता है सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ए सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स, सेल रह सकता है या उसके जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है ये ऑर्गेनेल्स के द्वारा। ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स, जिसकी वजह से ही सेल अपना पूरा का पूरा फंक्शंस कर पा रहे हैं। ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल्स हैं उनमें देखा गया है कि एक ही तरह के ऑर्गेनेल्स देखे जाते हैं, एक ही तरह के ऑर्गेनेल्स देखे जाते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, ये मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है या फिर वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं या क्या करते हैं, उससे मैटर नहीं करता। सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, उनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक जैसे देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, डिवीजन ऑफ लेबर के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्लास 9th में नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम आप देने आए, साइंस के फील्ड में हमेशा सेल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो हमारा सेल के जो फीचर्स है यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल के पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर बाउंड्री बना के मतलब उसको कवर करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक लेयर है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने बताया था कि सेल है उसके अंदर सेंट्रल पार्ट है उसका, वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो फ्लूइड यहाँ पे जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल वगैरह तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इस एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these feature। ये तीनों फीचर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन तीनों फीचर्स के द्वारा ही सेल अपना पूरा का पूरा फंक्शंस कैरी आउट करता है। सो दोस्तों, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेल के फीचर्स के बारे में तीन चीज़ों की हमने डिस्कशन की। एक हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक हमने पढ़ा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी डीपली डिस्कस करेंगे। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देके सुनिएगा। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। देखिए, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, वो सेल को सेपरेट करता है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्योंकि सेल का भी कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारे घर का बाउंड्री एक होता है जो कि हमारे घर के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। It allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या बोल रहा है कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स एंट्री करते हैं, कुछ एग्जिट करते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, लेकिन उसको चेक करने का काम, उसको परमिशन देने का काम, वो काम करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It prevents movement of some other materials, hence it is called selectively permeable membrane। देखिए, जैसे मैंने बोला, ये चेक करता है कि सेल के अंदर बाहर सब्सटेंसेस कौन से आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है या फिर डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये है
कि ये प्रिवेंट करता है अननोन चीज़ों को सेल के अंदर जाने के लिए, जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो किन किन चीज़ों से बने होते हैं आप यहाँ हमेशा ध्यान रखना, वो बने होते हैं लिपिड से प्लस प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड्स मतलब फॉस्फोलिपिड्स, और प्रोटीन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं। तो अभी फिर इसीलिए वो सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसका शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल्स द सेल्फ एनगल्फ इन अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सेल का जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है वही क्या करता है, सेल को अलाउ करता है कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई उसका प्रे या कोई फूड पार्टिकल्स घूम रहा हो तो उसको निगलने में, उसको एनगल्फ करने में, उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, जो कि हम एमोएबा के केस में देखते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि एमोएबा जो होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी कोई प्रे उसके आसपास घूम रहा होता है वो अपना फॉल्स फीट निकालता है, सीडोपोडिया निकालता है और उसको अपने अंदर समाने की कोशिश करता है, एनगल्फ करने की कोशिश करता है। ये किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि एमोएबा के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल है। तो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फूड मटेरियल्स होगा उसको एनगल्फ करने में उसको मदद करता है। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। ये टर्म्स को आप याद रखिए, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमोएबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑकर्स थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। ये दो तरीके होते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, जिससे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है सब्सटेंसेस का। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। याद रखिए कि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में 3 तरह के मैटर का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे कि क्या क्या है? लिक्विड, सॉलिड, गैस। ये तीनों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कहाँ से कहाँ? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा रेस्पिरेशन के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करता है हमारा बॉडी, जहाँ पे वो ऑक्सीजन गेन करके वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की कोशिश करता है, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि इज द पैसेज ऑफ वाटर। वही तो डिफरेंस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बल्कि जो डिफ्यूजन है वहाँ पे तीनों चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। और कैसे? हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन वहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 2 टर्म के बारे में समझाया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, अभी हम उनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हमने समझा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, इट इज़ लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम। जैसे मैंने बोला कि ऑस्मोसिस कहाँ तक लिमिटेड है? लिक्विड मीडियम तक लिमिटेड है। मैंने क्या बोला? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है,
सेल के अंदर बाहर एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर को अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश होती है, उस टर्म को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, मैंने बताया था ना, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैस। उसके बाद आप देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन डिफ्यूजन को क्या है, देखिए डिफ्यूजन को यहाँ पे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑस्मोसिस जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो कि किसी मीडियम में घुलता है, और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो कि घोलता है। जैसे कि हम शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, शुगर क्या है, वो पानी में मिलता है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि उसे घुलती है, तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और पानी सॉल्वेंट। डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, वो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ऑस्मोसिस रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वाटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन डिफ्यूजन जो है वो डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तीनों का मूवमेंट उसमें हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। ऑस्मोसिस जो होता है, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन डिफ्यूजन जो है उसमें बोथ द मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सॉलिड या सॉल्वेंट, वो दोनों डिफ्यूज हो सकते हैं। ऑस्मोसिस में द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है ऑस्मोसिस में। आप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये वाला पॉइंट, कि जो ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है खाली एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है दोनों डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये अगर सेल है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, यहाँ पे डिफ्यूजन में उसका मूवमेंट देखने को मिलता है। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जैसे कि आज हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है जिसके थ्रू में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन में जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई सॉल्युबल कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं, ये सॉल्वेंट है जो कि उसे डिफ्यूज कर रहे हैं। तो इजीली क्या है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में इजीली वो डिफ्यूज होके वो जो उनका वाटर पार्टिकल्स जो है उनके बीच में जाके वो स्पेस में वो रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस में आप देख रहे हैं कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, ये हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। यहाँ पे भी डिफ्यूजन में क्या था, हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे लो सॉल्युबल कंसंट्रेशन से हाई सॉल्युबल कंसंट्रेशन के साथ मूव किया गया है, और यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट है। फिर सेम कंसंट्रेशन वो गेन कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ ऑस्मोसिस के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन दैट हैज द सेम सॉल्यूट concentration as another solution, there no net movement of water particles takes place। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आप देख लीजिए, अगर ये एक सेल है, 20% इसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें 80% वाटर है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर ये सेल है, इसके अंदर और ये इसका अंदर का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे अगर सपोज आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। मतलब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन जब
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो तो बैलेंस बन के रहता है, नो नेट मूवमेंट, मतलब नेट मूवमेंट इधर दिखाई नहीं देता। लेकिन हाइपर से आप समझ जाइए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ए सॉल्यूशन दैट हैज़ ए हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन देन अनदर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव आउट करते हैं, वहाँ से वाटर पार्टिकल्स निकल जाते हैं। जैसे कि सपोज आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम इसे देखने की कोशिश करें, इसे जानने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक सेल का मैं एग्जांपल लूँ, सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगा, अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, सेल उसको रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, अगर बाहर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये एक सेल है और यहाँ पे ये उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, तो CO2 क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल के अंदर मूव कर रहेगा। तो इसी को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो दोस्तों, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का जैसे हम एग्जांपल ले देते हैं मीडियम में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर सेल के ज़्यादा हैं तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। आइसोटोनिक में आप देखिए कि यहाँ पर अंदर और बाहर सेल का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, वो हमेशा अंदर बाहर बैलेंस बना के रखेंगे, नो नेट मूवमेंट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि बाहर जो है इसका कंसेंट्रेशन, वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, इसलिए बाहर से वाटर अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर हायर कंसेंट्रेशन है और अंदर लोअर कंसेंट्रेशन है। तो मैंने क्या बोला कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो दोस्तों, अभी हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है और उनके अंदर कुछ डिफरेंस दिए गए हैं। देखिए, सेल का जो साइज होता है यूकैरियोटिक सेल में उनका डायमीटर अलग होता है, जो 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर के बीच में रहेगा। तो टिपिकली जो यूकैरियोटिक सेल है वो काफ़ी बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल्स के, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्किया, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल हैं वो है एनिमल्स एंड प्लांट्स। यूकैरियोटिक सेल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे सेल है, सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनेल्स को भी कुछ मेम्ब्रेन घेर के रखते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिनका डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। वैसे यूकैरियोटिक सेल में उनको यूकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे आप लाइसोसोम्स देख लें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब को उनका एक मेम्ब्रेन घेर के रखता है। उनका जो फ्लैगेला है वो 2 पार्टिकल से बना होता है, 2 प्रोटीन से बना होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैगेला है 2 प्रोटीन ब्लॉक से बना होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के जो फ्लैगेला है वो मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग केमिकल्स के दौरान बनेगा, कंपोज्ड होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है कि वहाँ का प्लांट सेल और फंगी, इनमें आप देख सकते हैं एनिमल सेल में कि उनका जो सेल होता है वो केमिकली सिंपल होता है। तो जैसे मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ इनके पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता,
वैसे यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉयड नहीं होता, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉयड नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉयड प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग देखा नहीं जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग देखा जाता है। राइबोसोम्स की जो संख्या है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कम है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा है। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बाइनरी फिजन के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन देखा जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वो ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ डीएनए फ्रेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे मियोसिस होता है, यहाँ पे डीएनए जो इनहेरिट होता है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स को पास होगा, उसके साथ साथ कैरेक्टर्स भी पास होंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर बहुत से उसके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स को हम इस टेबल में बहुत ही अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरफ दिया गया है सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका कलर शेप क्या है कि ये साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखता है और दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी सराउंड करके रखता है। इसका फंक्शन है कि ये जो चीज़ें हैं सेल के अंदर बाहर जाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर जाता है, एंटर एग्जिट करने में हेल्प करता है। मतलब ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये दोनों के पास प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स के पास भी प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये डिफरेंस आप जरूरी है इसको याद रखिए कि अभी जो दूसरा ऑर्गेनेल है वो सेल वॉल, वो काफ़ी रिजिड होता है, मतलब वो अपना स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं करता। ये प्लांट सेल्स को सराउंड करके रखता है, बाहर से घेर के रखता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और याद रखिए सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ही हम सेल वॉल पाते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम्स को अपने पास रखता है। डीएनए जो जेनेटिक कोड है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को डीएनए पास करता है ना, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू में क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं। उसी से ही बेबी का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर्स पास करते हैं एक पेरेंट से बेबी को। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये कंट्रोल सेंटर है, ये स्पेसिफिक कंट्रोल सेंटर है जो एक ऑर्गेनेल को बताता है कि उसको क्या काम करना चाहिए, जैसे हमारा ब्रेन बताता है वैसे। तो ये दोनों के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, दोनों के सेल में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों के बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, दोनों के सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने बोला था कि अगर ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जेल लाइक लिक्विड से भरा हुआ होता है। ये दूसरे ऑर्गेनेल को तैरने में मदद करता है, ऑर्गेनेल वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। ये दोनों प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, वो इनर फोल्ड से बना रहता है, मतलब उसको 2 लेयर घेर के रखते हैं ऑर्गेनेल्स के। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से एनर्जी जनरेट करता है। कौन से फॉर्म में आपको पता है, एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन, इसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इस फॉर्म में। उसीलिए तो हमको एनर्जी मिलता है, हम काम कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो
प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स में पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल से भरा हुआ होता है। क्लोरोफिल तो आपको पता है, ग्रीन पिगमेंट, और डिस्क के टुकड़े भी उसके पास प्रेजेंट रहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस तो जानते हैं आप, ये तो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट क्या करता है, CO2 सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसिस करता है। और इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस जैसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना परफॉर्म करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। ये प्लांट सेल से भी काफ़ी बड़ा होता है, मतलब प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे बड़ा पाया जाता है, सॉरी, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो एनिमल सेल से भी काफ़ी बड़ा होता है। और ये स्टोरेज साइट है वाटर का, न्यूट्रिएंट का और वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज साइट है। वाटर वगैरह इकट्ठा करके रखेगा, न्यूट्रिएंट वगैरह जब हम फूड खाते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो वहीं पे वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, फूड वैक्यूल में। वेस्ट मटेरियल रिलीज करने के लिए स्टोर करके रखेगा। और प्लांट के केस में काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, और एनिमल में स्मॉल होता है। लाइजोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ये छोटा होता है, सर्कुलर ऑर्गेनेल है, और इसमें एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है? एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, वो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेकली थोड़ा वीडियो में थोड़ी देरी हो गई। लाइजोसोम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसका फंक्शन ये होता है कि ये ओल्ड पार्ट्स जो होते हैं सेल्स के, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है और वेस्ट मटेरियल को सेल के बॉडी से रिमूव करता है। और ये सिर्फ हमारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, याद रखना, एनिमल मतलब ह्यूमन सेल्स में भी। लाइजोसोम, इसको हम सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइजोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने सेल के बारे में डिस्कस किया, सेल के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि हमारा जो बॉडी है वो स्मॉल यूनिट से बना है जो कि सेल है, और सेल कैसे डिवीज़न होता है, उससे टिश्यूज़ फॉर्मेशन होते हैं, कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे बॉडी का, वो हमने पढ़ा। हमने डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में देखा, हमने डिफरेंसेस देखे, ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा, डिफ्यूज़न के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि सेल्स कैसे क्लासिफाइड हैं। हमने सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। ये पार्ट 1 था, जो कि सेल द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का। मैं पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा आपके लिए। इसी तरीके से आप अपना प्यार हमें देते रहिए, और अगर कहीं पे भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, आप चीज़ों को सिंपल तरीके से समझ सकें, इजीली समझ सकें। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।